मैं ज़रूर ये कहना चाहूँगा कि मैं सबके साथ अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी के हर एक व्यक्ति के साथ, हर एक परिवार के साथ मैं कंधे से कंधा मिलाकर मैं खड़ा हूँ और कहीं पर भी हूँ, तो मैं लगातार मैं यही कोशिश है कि हमारे लोगों को कहीं पर भी कोई कष्ट ना हो। ये सेकेंड वेव जो कोरोना का कहा गया वो इस तरीके से होगी और इस तरीके से इतनी कैजुअलिटीज़ होंगी, शायद इसका अंदाज़ा किसी को था नहीं। नमस्कार। नमस्कार जी। जैसा कि आप लोग सभी अवगत हैं, ये इस वक्त पूरी दुनिया कोरोना पेंडेमिक से जूझ रही है और हम लोग भी इससे अछूते नहीं हैं। पिछले 2 सप्ताह हम लोगों ने देखा है, बड़ा बुरा गुजरा है। तो इस वक्त में जो लोग जिम्मेदार और जवाबदेह हैं, उनसे बात करने के लिए ट्राई सिटी टुडे ने एक श्रृंखला की शुरुआत की है। इस सिलसिले में आज हमारे साथ हैं नोएडा के विधायक श्री पंकज सिंह जी। और पंकज जी, आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। और हम ईश्वर से कामना करते हैं कि आप सहपरिवार कुशल मंगल रहें, क्योंकि आप जैसे लोगों की इस वक्त समाज को बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। तो कुछ ऐसे सवालात हैं विधायक जी, जो जनता के मन में भी हैं, हम लोगों के मन में भी हैं, और जिनका जवाब हर कोई चाहता है कि उनको मिले। और क्योंकि सूचना लोगों को मिलती रहे, ऐसे वक्त में ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो मैंने देखा आपका कार्य क्षेत्र जो है काफ़ी बड़ा है। पूरे उत्तर प्रदेश में आप लगातार पिछले 15 दिन से मैं देख रहा था, आप अपने ट्विटर हैंडल के जरिए लोगों की मदद कर रहे थे। लोग आपसे लगातार सहायता मांग रहे थे। इवन नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद ही नहीं, पूरे प्रदेश और दूसरे प्रदेश के लोगों ने भी आपसे जो है ट्विटर के जरिए मदद मांगी। तो ऐसे समय में आप लोगों ने क्या मैकेनिज्म अपनाया जिससे कि लोगों को सहायता मिल पाई? पंकज भाई, एक तो हमने सबसे पहले तो मैं ये ज़रूर, आपने जैसा सही कहा कि आज जो आपदा की स्थिति है, इसमें कोई भी इससे लगभग कोई परिवार इससे अब अछूता नहीं रहा है और सब तरफ बहुत परेशानियों से लोगों को जूझना पड़ा है। ये सेकेंड वेव जो कोरोना का कहा गया वो इस तरीके से होगी और इस तरीके से इतनी कैजुअलिटीज़ होंगी, शायद इसका अंदाज़ा किसी को था नहीं। और बहुत नज़दीक से लोगों ने डर को भी देखा है, बहुत नज़दीक से लोगों ने बहुत सारे लोगों को खोने का दर्द भी सहा है। मैं समझता हूँ कि पिछला 1-1.5 महीना जिस दर्द, भय और पीड़ा में लोगों का बीता है, उसको शब्दों में मैं कह नहीं सकता। और बहुत नज़दीक के लोगों ने, सभी ने, लगभग सभी ने अपने नज़दीक के कई लोगों को खोया है, जिनको शायद अब हम कभी भविष्य में अपने जीवन काल में अब देख नहीं पाएंगे। ये दर्द है और सभी के मन में ये पीड़ा निश्चित रूप से होगी। इस काल में जैसा आपने पूछा, तो बहुत सारे लोगों की समस्याएं थी। स्वाभाविक रूप से लोग जब पीड़ा में थे, जब जो मेडिकल जो स्ट्रक्चर है, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है उत्तर प्रदेश का, मैं कहूँ पूरे देश का ही, लेकिन अगर मैं तो सिर्फ अपने प्रदेश और क्षेत्र की बात कर रहा हूँ, तो इस पे जो एक स्ट्रेस था, एक दबाव था, ये बात तो सबके सामने है और वो दिखा भी। तो ऐसे समय में जब दिक्कत होती है, परेशानी होती है, तो स्वाभाविक रूप से लोग अगल बगल अपनी बात को कहते भी हैं और जहाँ से भी मदद मिल जाए तो सबके मन में एक अपेक्षा भी होती है। जो कुछ भी इसी तरीके से जो मैकेनिज्म के बारे में आपने पूछा, तो ट्विटर या फेसबुक, ट्विटर खास तौर पे, व्हाट्सएप, टेलीफोन कॉल्स, मिलजुल के भी कुछ लोगों का तो समस्याएं आती थी, उस पर चर्चा करता था, कोशिश करता था हेल्पलाइन के माध्यम से भी उनकी मदद हो जाए। बहुत गंभीर हालत में हो तो आग्रह भी आगे में करता था कि जीवन पर इनके खतरा है, अगर कोई जगह मिल जाए। लेकिन आपने देखा होगा कि उस समय बेड तो उपलब्ध फिर भी थे, लेकिन ऑक्सीजन या वेंटिलेटर, आईसीयू बेड्स की कमी का एहसास तो जरूर होता था। कई बार हम लोगों को भी सफलता मिली, कई बार हम लोग भी चाहकर भी मुश्किलें जरूर आई। तो ये कोशिश ये इस तरीके से ही करता था। सीधे जाके तो इस वक्त बड़ा ही मुश्किल है,
तो क्या सेटिस्फेक्शन का लेवल उतना हो पाता है, इतना मन के कामयाब हो गए हम? पंकज भाई, मैं सच कहूं तो मैं राजनीतिक क्षेत्र में तो हूं, और राजनीतिक लोगों के बारे में एक जैसा ही सामान्यतः एक परसेप्शन एक बना रहता है कि सिर्फ वोट बैंक की पॉलिटिक्स और चुनाव की ही राजनीति। लेकिन मैं सच कहूं तो बहुत नजदीक से जो लोग मुझे जानते हैं वो समझते हैं इस बात को कि मैं सिर्फ और सिर्फ इसलिए नहीं पॉलिटिक्स में नहीं हूं। और सच में जब जब ये सब वाकया, ये सब चीज़ों को जब बहुत नज़दीक से देख रहा था, तो सब कुछ करने के बाद भी वह संतुष्टि इस समय, इस बार मैं कह सकता हूँ कम से कम वो नहीं मिलती, क्योंकि जो दर्द और पीड़ा लोगों की थी, बहुत सारे लोगों से हमने बात की और थोड़ी देर के बाद पता लगा कि अब वो दुनिया में नहीं है। तो मैं सच कहूँ कि वो पीड़ा, वो आवाज़, वो दर्द, वो आज भी मेरे जहन में, मेरे स्मृति पटल पे, मेरे कानों में बार बार जब भी मैं बैठता हूँ तो आता हूँ। और अभी भी मैं आपसे चर्चा कर रहा हूँ तो ऐसे 2-4 लोगों की बातें मुझे अभी भी झकझोर रही हैं, रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो मैं कहूँ तो कि वो बहुत पीड़ा थी, बहुत दर्द रहा, और उससे मैं समझता हूँ कोई भी संवेदनशील व्यक्ति होगा तो उसको इन सब चीजों से उबरने में मुझे लगता है कि लंबे से लंबा समय लगेगा, सब लोगों को लगेगा। श्योर। अब मौजूदा परिस्थितियां तो हमारे सामने हैं ही, लेकिन एक मानव सभ्यता का एक हमेशा से ये सिद्धांत रहा है कि जो बीत गया सो बीत गया, और जो गया गुजरा उससे हमें सबक लेना चाहिए, आगे बढ़ने की हमें कोशिश करनी चाहिए। तो अब जो मौजूदा परिस्थितियां हैं, अब हम किस लेवल पे हैं? क्या हम इस स्थिति में हैं कि आने वाले जो दिन हैं उनको हम बेहतर तरीके से जी पाएंगे और समस्या का समाधान कर लेंगे? जी, देखिए, जैसे मैंने कहा, अब अभी हमारे जो प्रमुख जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने कहा कि तीसरी वेव को टाला नहीं जा सकता, वो आएगी ही आएगी। कितनी लंबी होगी, कब आएगी, कितनी खतरनाक होगी, यह नहीं कहा जा सकता। लेकिन फर्स्ट और सेकेंड से ज़्यादा वो इन्फेक्शियस होगा। कोई 15 टाइम, कोई 20 टाइम्स गुना ज़्यादा इन्फेक्शियस होगा, ऐसा लोग कहते हैं। मैं समझता हूँ कि आज अब सरकार ने तेजी के साथ जो ऑक्सीजन प्लांट्स, आईसीयू बेड्स की संख्या, इन सब चीज़ों पर काम प्रारंभ किया है, और वैक्सीनेशन पर भी जो जोर अब दिया गया है। पहले सामान्यतः लोग भी वैक्सीन लेने से घबरा रहे थे, लेकिन अब मैं देख रहा हूँ कि लोग भी वैक्सीन लेना चाहते हैं, और उसके लिए लंबी लंबी कतारें भी लग रही हैं। आने वाले समय में जैसे बहुत सारी वैक्सीन्स के बारे में हम लोग सुनते हैं, स्पुतनिक, फाइजर और अनेक प्रकार के जो वैक्सीन्स अलग अलग देशों से हैं, वह भी आ रही हैं। कुछ मेडिसिन भी तैयार हो रही हैं जो हमारे अगर इन्फेक्शन होने के बाद भी उस इन्फेक्शन के ड्यूरेशन को भी कम करेंगी और ऑक्सीजन पर निर्भरता को भी वह कम करेंगी। तो इस तरीके से कई तैयारी हो रही है, और मुझे गर्व है इस बात का जरूर कि हमारे देश के वैज्ञानिकों को बिल्कुल सिर झुकाकर मैं उनका अभिनंदन करना चाहता हूं कि लगातार तेजी के साथ उन्होंने काम किया है। और जो बहुत डेवलप्ड नेशंस हैं, जिन्होंने जब चाहे वो यूके हो, चाहे वो यूएस हो, उनके साथ साथ लगभग साथ साथ अपने देश में बनी हुई वैक्सीन भी हम लोगों ने डेवलप की है। तो मैं आश्वस्त हूं कि आने वाले समय की तैयारी हम सब लोगों की अच्छी होगी, और सबको मिलकर इसमें प्रण के साथ मैं समझता हूं कि हर एक सरकार में बैठे हुए हर एक व्यक्ति की यह जिम्मेदारी और ज्यादा, बहुत संवेदनशीलता के साथ और ज्यादा बढ़ जाती है कि आने वाले समय की तैयारी बहुत चाक चौबंद हो, बेहतर हो, और उसमें कहीं पर भी किसी को के आंखों में आंसू ना आ पाए, इस तरीके की व्यवस्था हम सब लोगों को तैयार करने के लिए संकल्प लेने की जरूरत है। अपने क्षेत्र में भी कई चीजें हो रही हैं, ऑक्सीजन के प्लांट्स उसमें लग रहे हैं। मैंने चर्चा की है, भविष्य के लिए भी एक अच्छी व्यवस्था बन जाए, यह कोशिश हम सब लोगों की हो। एक बहुत अच्छी बात रही जब फर्स्ट वेव आई, तो खास तौर से जो हमारी सरकार है, स्टेट गवर्नमेंट, उसका काम आउटस्टैंडिंग था। स्थानीय स्तर से हम लोगों से लेके विश्व स्वास्थ्य संगठन तक ने उसकी सराहना की।
अब लोगों के दिमाग में एक सवाल बार बार पिछले 1-1.5 महीने से आ रहा है पंकज जी, कि क्या हमारी सरकार इस दूसरी लहर का अनुमान लगाने में क्या फेल हो गई? देखिए, जहां पर भी मैं समझता हूं कि पिछली बार जिस तरीके से काम किया हमारे प्रधानमंत्री जी ने, हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने, उसकी सराहना बिल्कुल होनी चाहिए और मैं करता भी हूं सराहना। इस बार भी इस तरीके का वो होगा, शायद इसका अंदाजा किसी को भी लगाना थोड़ा मुश्किल रहा होगा, लेकिन मैं देख रहा हूं कि आज 24-24 घंटे लगातार काम करते हुए, चाहे हमारे प्रधानमंत्री जी हों, चाहे हमारे मुख्यमंत्री जी, इन सब व्यवस्थाओं को बनाने की कोशिश की है और इसी का परिणाम है कि अब धीरे धीरे वो हम लोगों को उसके नतीजे दिखने भी लगे हैं। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि अब सब चीजें एकदम से वो समय वो निकल गया, लेकिन अब इस समय में ही हम लोगों ने अपनी तैयारी काफी हद तक पूरी की है। ये बात सही है कि आईसीयू पर निर्भरता, आईसीयू बेड्स की आवश्यकता आज भी उतनी है और इसको और ज्यादा बढ़ाए जाने की जरूरत भी है। तो उस तरफ भी तेजी के साथ काम हो रहे हैं। कई 100 ऑक्सीजन प्लांट्स लग रहे हैं, कई जगह पर टेम्पररी हॉस्पिटल्स बनकर तैयार हो गए हैं। लोगों को, गरीब लोगों को जो हैं पिछड़े रह गए विकास के दौड़ में, उनको अनाज की उपलब्धता हो जाए, इन सब चीजों पर भी कोशिश प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी की तरफ से हुई है। तो मैं समझता हूं कि ऐसे समय में जो गरीब हों उनको भी, उनके पेट पर भी चोट न पहुंचे, इस बारे में भी चिंता करनी थी और साथ साथ में जो कहीं पर भी इसमें संक्रमित हो गए उनके जीवन और परिवार की भी रक्षा करनी थी। तो इन सब चीजों में एक बेहतर तालमेल बनाने की कोशिश हमारे प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी ने की है। तो जहां पर भी कोई कमी होगी उसको नजर में उसको लाकर लगातार बैठक करके, खुद दौरा करके भी उसको ठीक करने की कोशिश भी वो कर रहे हैं और मैं आश्वस्त हूं कि उसमें आगे भी सफलता मिलेगी ही। और जो दबाव है आज के मेडिकल जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर, वह धीरे धीरे कम होगा और सभी को सुविधाएं मिलेंगी। क्योंकि पहली बार भी पंकज जी आप देखिए, तो जब पहला वेव भी आया था तब भी ऐसी जब स्थिति थी और हम लोग, किसी को अंदाजा नहीं था ये वायरस कैसा है, कितना खतरनाक होगा, लेकिन समय रहते ही लगभग सभी जिलों में वेंटिलेटर्स की उपलब्धता, ऑक्सीजन बेड्स की संख्या में अभूतपूर्व वृद्धि, यह सब काम मुख्यमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश में हमारे किए थे। मैं समझता हूं कि एक संकल्प के साथ वो चल रहे हैं और अभी भी लोगों का अंदाजा था कि उत्तर प्रदेश में संख्या इस तरीके से बढ़ेगी, लेकिन उसको लगातार आपने देखा होगा तो पिछले 5-7 दिनों में वो संख्या धीरे धीरे अब 20,000 के आसपास आ रही है। यह छोटी नहीं है अभी संख्या, लेकिन फिर भी पहले से काफी कम है और अनुमान से काफी कम है। मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी की यह मेहनत और ईमानदार संकल्प निश्चित रूप से एक सफलता लेकर आए। हालांकि अभी आपने पिछले सवाल में बोल दिया, लेकिन मैं एक बार फिर रिपीट करूंगा। थर्ड वेव को लेकर थोड़ा सा लोग ज्यादा परेशान हैं। उसके पीछे कारण क्या है कि साइंटिस्ट और डॉक्टर्स कह रहे हैं कि इसमें बच्चों को ज्यादा चपेट में ले सकता है वायरस। तो इसको लेके क्या प्लानिंग है? एक बार फिर मैं चाहूंगा कि आप इस बात को कहें, तो लोगों के मन में जो थोड़ी सी चिंताएं हैं, तो उससे थोड़ा सा निजात मिलने में लोगों को कुछ सुविधा मिलेगी। जी देखिए, कुछ तो मुझे लगता है कि स्वास्थ्य विभाग और जो एक्सपर्ट्स और साइंटिस्ट हैं वो ज्यादा शायद बेहतर बता पाएंगे, लेकिन जो हम लोगों को जानकारी समाचार पत्रों से, अन्य डॉक्टर्स से बातचीत करके जो मिलती है, तो मैं देख रहा हूं कि 6 से 11 साल के बच्चों के लिए भी वैक्सीन पर ट्रायल शुरू होंगे। 12 से 15 और 18 के बीच के बच्चों को लगे, इसके लिए कुछ देशों ने हामी भर भी दी है, उस पर ट्रायल भी चल रहे हैं कई देशों में। हिंदुस्तान में भी मैं देख रहा था कि इस पर भी जल्दी ही काम शुरू होगा। तो इस ओर सरकार सचेत तो है ही है, ताकि बच्चों के ऊपर इसका कोई इम्पैक्ट न पड़ पाए, उससे पहले ही, इस वेव के आने से पहले उन बच्चों को भी हम जल्दी से जल्दी सुरक्षित कर लें। इस ओर हम सब लोगों का ध्यान तो है ही है और सब ठीक। लेकिन जो भी माता पिता हैं, जो भी आज जिनके छोटे बच्चे हैं, सबकी जान अपने बच्चों में हंसती है, तो सभी अपने से ज्यादा चिंतित सभी लोग अपने बच्चों के लिए।
तो इस पर मैं देख रहा हूँ कि सरकारों ने काम प्रारंभ भी किया है, धीरे धीरे ट्रायल होंगे, क्योंकि ट्रायल भी करना बहुत आवश्यक है, बच्चों पर उसका कोई एडवर्स इफेक्ट ना पड़े, तो वो काम शुरू हो रहा है, तो उस पर काम तो होगा। और साथ साथ में आईसीयू के बेड्स, ऑक्सीजन की उपलब्धता के लिए भी हम लोगों को कोई हर एक राज्य के लिए मैं कहूंगा कि किसी दूसरे राज्य के ऊपर अपेक्षा भरी नजरों से नहीं देखना होगा। मैं अपने उत्तर प्रदेश के लिए तो मैं कह सकता हूं कि अनेक अलग अलग राज्यों से मंगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि मैं समझता हूं कि धीरे धीरे बहुत सारे सीएचसी, बहुत सारे हमारे लगभग काफी हॉस्पिटल्स, सैकड़ों की तादाद में लगभग 300 से ज्यादा हॉस्पिटल्स में अच्छे ऑक्सीजन प्लांट्स जो कि सरकार की तरफ से वह लगकर तैयार हो जाएंगे। तो ऑक्सीजन की किल्लत की वजह से जो एक एक सांस के लिए लोगों को जो जद्दोजहद करनी पड़ी है, शायद वह भयावह स्थिति अब हम सब लोगों को न देखनी पड़े। इस तरीके की तैयारी योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में हो रही है। आपकी जवाबदेही नोएडा के प्रति बनती है, आप एमएलए हैं नोएडा के, आप इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम गए, हॉस्पिटल्स का भी आपने दौरा किया, जो बड़ा बुरा समय था उस दौरान लोगों का क्रिटिसाइज करना भी स्वाभाविक था। लेकिन मैं एक जनप्रतिनिधि होने के नाते जानना चाहूंगा कि आप हेल्थ डिपार्टमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन से कितने संतुष्ट हैं? इसको मैं अगर इस आज की आपदा की स्थिति में मैं अगर कहूं तो देखिए, हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स, चाहे उसमें हमारे मेडिकल स्टाफ हो, चाहे हमारे डॉक्टर्स हों, चाहे वो पुलिस के लोग हों, चाहे सफाई कर्मी हों, ये बहुत असाधारण समय था या है, बहुत दबाव में भी थे लोग, बहुत दबाव भी था। और असाधारण समय में हमेशा प्रयास भी सभी लोगों के असाधारण ही होने चाहिए, और वह कोशिश भी लोग सभी की तरफ से लगभग हुई होगी, किसी से अधिक कोई कम कर पाया, सबने अपनी क्षमता अनुसार कोशिश की है। और मैं समझता हूं कि ऐसे समय में जिस भी स्तर से कोई कमी रही होगी, तो सबसे पहले तो उस व्यक्ति को अपने गिरेबान में ही झांकना चाहिए, और नहीं तो ईश्वर देखते हैं। तो उस पर मेरा कुछ कहना सीधे ये उचित नहीं होगा। और आज के समय में जब सभी लोग लगे हैं तो सबका मनोबल भी बढ़ा रहे, यही कोशिश हम सब लोगों की भी होनी चाहिए। लेकिन कई बातें भी जनता की भी आती थी, और स्वाभाविक भी है कि टेलीफोन अधिकारियों का कई बार ये होता था कि नहीं उठ रहे हैं, एम्बुलेंस समय पर नहीं पहुंच रही है, एम्बुलेंस अगर शव को लेकर जा रहे हैं तो चार्ज ज्यादा कर रहे हैं, जहां पर शव की अंत्येष्टि के लिए जा रहे हैं तो वहां पर वेटिंग हो रही है, तो उसके लिए भी लोगों को दर दर भटकना, तो ये सब स्थिति थी। लेकिन यह भी सही है कि उसको धीरे धीरे समय के साथ साथ प्रशासनिक अधिकारियों ने ही और इन डॉक्टर्स और पूरी टीम ने ही इस स्थिति से भी धीरे धीरे निजात दिलाने में काफी हद तक सफल भी हो रहे हैं। तो मेरा मानना है कि सभी ने अपने स्तर पर मेहनत की है, और हम सबकी जिम्मेदारी भी है कि ऐसे लोगों का मनोबल हम लोग लगातार ऊंचा उठाएं, ताकि और ज्यादा उत्साह के साथ वो काम करें और आम जनता को कोई परेशानी न हो पाए। लेकिन एक चीज मैंने बार बार कही, और जब इन लोगों से मिला भी हूँ, गया भी हूँ, चर्चा भी की, तो मैंने पीठ भी थपथपाई है, आग्रह भी किया है कि आप, और साथ में कहा भी हूँ कि आप सब लोगों की मेहनत है और आप सब लोग आगे काम करते रहिए, हम सब कृतज्ञ हैं। लेकिन साथ साथ मैंने यह भी कहा है कि ऐसे समय में टेलीफोन पर हो या सामने कोई मदद मांगने के लिए कोई पेशेंट या परिजन अगर आया है, तो उसके साथ सभी की, आप खुद भी कितने परेशान क्यों ना हो, लेकिन शब्दों में बहुत ही शालीनता होनी चाहिए, मिठास होनी चाहिए, सहृदय होना व्यक्ति को आवश्यक है, और अति संवेदनशील होने की आवश्यकता है। और किसी भी अधिकारी, चाहे वो छोटी जगह पर हो, किसी भी जगह, बड़ी जगह पर हो, कितनी भी बड़ी जगह पर, लेकिन मानवता को हर एक कदम पर मानवता की मिसाल रखते हुए ही आगे बढ़ना चाहिए। सही बात। शुरू से ही जब से पेंडेमिक आया तब से ही आप सभी लोग, इवन प्राइम मिनिस्टर, तमाम लोग कह रहे हैं कि भाई पब्लिक पार्टिसिपेशन के बिना इससे हम नहीं जीत सकते जी। ये स्वाभाविक भी है।
लोग जब तक अनुशासित नहीं होंगे, कोरोना के प्रति जागरूक नहीं होंगे, उनको ये नहीं मालूम होगा कि हम इससे कैसे बचें, तब तक ये खतरा मंडराता रहेगा। अब इस सबसे आखिर में मैं यही आपसे चाहूंगा कि एक बार फिर आप क्या पब्लिक को संदेश देना चाहेंगे? अभी क्या आपके मन में बातें आती हैं जो आप लोगों से कहना चाहते हैं? मैं आपके माध्यम से यही अपील मैं करना चाहूंगा कि देखिए, एक तो वैक्सीन कोई भी और कहीं पर भी अगर मिले तो सबसे पहले वैक्सीन लेनी चाहिए, क्योंकि एक्सपर्ट्स और डॉक्टर्स का कहना है कि ये काफी हद तक हमें सेव करती है, और हमें ही नहीं बल्कि और लोगों को भी वो सेव करेगी। तो सबसे पहले तो वैक्सीन लेना चाहिए अगर जहां पर भी उपलब्ध हो। दूसरा, वैक्सीन लेने के बाद भी दूरी, 2 गज दूरी, भीड़ भाड़ में की जगह पर जाने से बचना, और जब तक यह खतरा पूरी तरीके से टल न जाए और तब तक अपने घर से जब तक बहुत आवश्यक न हो न निकलें। मास्क, डबल मास्क लगाकर रखें, फेस शील्ड लगाने की कोशिश करिए, लगाकर ही रखें बाहर कहीं जाएं तो, और सैनिटाइज करना, हाथ धुलते रहना, ये प्रोटोकॉल जो है इसका जरूर पालन करते रहें। यही मैं आपके तरफ से आग्रह करना चाहूंगा लोगों से, और ये मैं आपके माध्यम से आश्वस्त भी मैं करना चाहता हूँ कि लगातार मैं, क्योंकि यह समय ऐसा है कि मैं जरूर ये कहना चाहूंगा कि मैं सबके साथ, अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी के हर एक व्यक्ति के साथ, हर एक परिवार के साथ मैं कंधे से कंधा मिलाकर मैं खड़ा हूं, और कहीं पर भी हूं तो मैं लगातार, मैं यही कोशिश है कि हमारे लोगों को कहीं पर भी कोई कष्ट ना हो, अपने अधिकारियों के साथ, चाहे वह दिल्ली में हो, अब हमारे नेतागण, चाहे हमारे स्टेट के हों, लगातार मैं सबके संपर्क में रहा, चाहे वो हमारे रेल मंत्री जी जो देख रहे थे, हर्षवर्धन जी देख रहे थे, माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ, और जिले के प्रशासनिक अधिकारियों के साथ तो लगातार चर्चा में मैं संपर्क में हूँ। तो लगातार आप सब लोगों की ही चिंता है, और आप लोगों की स्वास्थ्य, आप लोग स्वस्थ रहें, आप लोग बिल्कुल रोग आपसे मीलों मील दूर रहे, हंसते मुस्कुराते रहें, लगातार हमारी कोशिश यह बनी रहेगी। तो ये थे श्री पंकज सिंह जी, नोएडा के विधायक और भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के उपाध्यक्ष। पंकज जी ने बेहद साफ, पारदर्शी तरीके से ये स्वीकार किया कि हम लोगों ने सबने मिलकर कष्ट सहा है। उन्होंने ये भी कहा कि आने वाले दिनों में इन कष्टों को समाप्त करने के लिए केंद्र, राज्य सरकारें और स्थानीय स्तर पर तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। हम और पंकज जी सभी लोग ईश्वर से यही कामना करते हैं कि हम जल्दी से जल्दी इस भयावह संकट से बाहर निकलें, लेकिन साथ ही सभी लोगों से ये निवेदन भी है कि पब्लिक की भागीदारी के बिना इस महामारी से निपटना बहुत मुश्किल है। लिहाजा सभी लोग उचित शारीरिक दूरी बनाए रखें, मास्क का उपयोग करें, वैक्सीनेशन लगवाने के लिए तत्पर रहें। इसी के साथ मैं आप सभी लोगों का, पंकज जी के साथ साथ सभी का धन्यवाद करता हूँ। बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्कार। जरूरी खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारा YouTube चैनल जरूर सब्सक्राइब करें।